हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले पॉलीमर्स और उनके मोनोमर्स की एक लिस्ट है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। आपके पास में टोटल 16 मैंने लिखे हैं लिस्ट में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास में थोड़ा सा 8 और 16 यहाँ से अब दिखाई देने लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड मॉलिक्यूलर मास कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रबर के बारे में, ठीक है। तो रबर आप लोगों को पता है कि इलास्टोमर होता है, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं रबर में, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल रबर जो है वो ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम द ट्री। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रबर, और नेचुरल रबर हमें ट्री से मिलता है, ठीक है। जिसका जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें नेचुरल रबर में, तो इसका जो मोनोमर होता है वो मोनोमर होता है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेसिकली 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, या आप कह सकते हो 2 मिथाइल ब्यूट 1,2 डाइईन, ठीक है। ये हो गया। जब इसको हम पॉलीमराइज करेंगे तो हमारे पास में पॉलीमराइज करने पे हमें क्या मिलेगा, नेचुरल रबर मिलेगा। अब देखिए, पॉलीमराइज भी ये 2 तरीके से होता है, एक तो सिस बनाएगा और एक ट्रांसफॉर्म बनाएगा। देखिए, इसकी अगर मैं पॉलीमेरिक फॉर्म अगर ड्रॉ करता हूँ तो मैं कहता हूँ इसका यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इनके बीच में CH2, और ये चला जाएगा n टाइम्स से रिपीट हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और ये दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन होता चला जाएगा, इधर वाला दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन होते चला जाएगा। अब 2 फॉर्म होती है, एक सिस फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए कि सिस फॉर्म इसकी कैसी होती है। तो सिस फॉर्म में आपको बेसिकली इसको सिस में अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये CH2 दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे जुड़ता जा रहा है, ये CH2 इस C से, और यहाँ CH3 आ गया, ये डबल बॉन्ड C, ठीक है। आपके पास में सिस फॉर्म तो CH2 और यहाँ पर ये वाला H आ गया यहाँ पर, क्योंकि मैं सिस फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इससे अगला दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल वापस जुड़ जाएगा। तो CH2 है तो CH2 जोड़ दिया, ये जुड़ा हुआ है C से, फिर CH3 डबल बॉन्ड C, CH2 और यहाँ H, और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ से रिपीट होता जा रहा है। ये हो गई है सिस फॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म जो होती है, ठीक है, वो इलास्टिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन होती है। ये फॉर्म क्या होती है, इलास्टिक, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्म होती है उससे कंपेरेटिवली इलास्टिक होती है एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ऑफ कोर्स रबर है तो क्रिस्टलाइन तो हो ही नहीं सकता है, अगर क्रिस्टलाइन हुआ तो उसमें रबर वाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। दूसरा अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में देखिए क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो ट्रांसफॉर्म होती है वो नॉन इलास्टिक होती है। क्या होती है, नॉन इलास्टिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ऑफ कोर्स वो भी नॉन क्रिस्टलाइन ही होगी क्योंकि वो रबर है। अगर क्रिस्टलाइन हो गया तो रबर की फॉर्म में रहेगा ही नहीं। अब देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म को देखिए, CH2 ये ऐसे जाता जा रहा है, नो डाउट, ठीक है, जाने दो। यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर अगले वाला CH2 आ जाएगा, और इससे अब ऐसा ही मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ जाएगा CH2, ठीक है। ये जुड़ गया, यहाँ पर ये C आ गया और यहाँ पर आपके पास में CH3, ये वाला CH3 यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड C, और इस बार ये CH2 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये H ऊपर चला। तो ऐसे अल्टरनेटिवली जोड़ते चले जाओ। पहले CH2 ऊपर, फिर CH2 यहाँ वाला इधर, इसको रोटेट कर दो, स्विच पोजीशन कर दो, इस CH2 को नीचे वाले में जोड़ दो अगले वाले में, फिर उससे अगले वाले में ये CH2 वापस ऊपर आ जाएगा, फिर उससे अगले रिपीट जब होगा तो ये CH2 नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से चलते जाओ, आपके पास में ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन्ड हो जाएगी। अब देखिए, नेचुरल रबर जो है वो एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट होता है,
ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ये हमारे लिए यूजफुल इतना होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हार्ड और टफ बनाने के लिए इसमें सल्फ़र ऐड कर देते हैं और उस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो प्रोसेस है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो आपको पता ही है नेचुरल रबर जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में इम्प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव its properties is called vulcanization of rubber। आगे आप ऐड कर देना is called vulcanization of rubber। अब देखिए आगे vulcanization of rubber में बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है। सल्फर जो होता है, सल्फर क्या करेगा, क्रॉस लिंक बना देता है, क्रॉस लिंक बना देता है। और इसके कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्रीज जो होती है, वो नेचुरल रबर हार्ड हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। टफ हो जाता है, ये भी हमें चाहिए था। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज प्रॉपर्टी है ये, स्ट्रेंथ, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सीलेंट इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज जो इंक्रीज हो जाती है। आप कह सकते हो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, फिर ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। नेचुरल जो रबर होता है वो वाटर को काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी इसकी कम हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए होता क्या है कि बेसिकली आपके पास में ये CH2 जुड़ा हुआ था कार्बन, और इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था हमारे पास में, और उसके बाद में ये बेसिकली डबल बॉन्ड था, और उसके बाद में CH2, और ऐसे जाता जा रहा था, ठीक है, बॉन्ड बनते जा रहे थे। हम यहाँ से ऐसे कहते थे, इन दो डबल बॉन्ड को टूट के एक सल्फर लिंकेज आ गया है, और ये वाला अगले यूनिट के साथ में ऐड हो जाएगा CH2C, और यहाँ CH3 दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर तो बेसिकली H ही है और CH2, और इधर जाता जाएगा। तो बेसिकली देखिए आपके पास में हुआ क्या है, इन दो स्ट्रक्चर्स को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है, देखिए आपके पास में क्या हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरल रबर की थी, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो बॉन्ड टूटा तो वैलेंसी है वो सल्फर के साथ में कंप्लीट हो गई है, और अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ये ऐड हो गया है। क्लियर है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें हमने क्या किया है, सल्फर को ऐड किया है, ठीक है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बेसिकली इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर देता है, इसे हार्ड बना देता है, टफ बना देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, और रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन भी करता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ सिंथेटिक रबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में देखिए सबसे पहला हमारे पास में है नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है इसका मोनोमर होता है, वो मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन में CH3 की जगह हम Cl जोड़ देंगे, बस वही क्लोरोप्रीन हो जाएगा। जैसे कि आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl जुड़ गया है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में क्या हो गया है, नियोप्रीन। इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा, आपके पास में CH2C Cl डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है, N जुड़ गए, ऐसे N मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, मोनोमर क्लोरोप्रीन होता है, ठीक है। सेकंड जो हम बात करते हैं इसमें, वो सेकंड रबर होता है ब्यूना S, ठीक है, ब्यूना S में कोपॉलीमर है। बेसिकली कोपॉलीमर का मतलब है दो डिफरेंट मोनोमर
होते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं। और वो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हैं आपके पास में? एक तो ब्यूटाडाइइन है जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा स्टायरीन है। स्टायरीन क्या होता है? बेसिकली जो आपके पास में बेंजीन है C6H5 बेंजीन के साथ में जुड़ा होता है CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको स्टायरीन कहते हैं, स्टायरीन। तो बेसिकली ब्यूटाडाइइन स्टायरीन ये हमारे पास में होता है। तो स्ट्रक्चर देखिए आपके पास में, ये CH सिंगल बॉन्ड में जुड़ा, ये किसी दूसरी यूनिट से जुड़ता जाएगा, ठीक है। ये CH यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, CH यहाँ पर CH2 बना फ्री रेडिकल, ये दूसरे वाले के साथ में कंबाइन हुआ CH, इसके साथ में C6H5 जुड़ा हुआ है और अगला वाला CH2, और ये वाला वापस इस मॉलिक्यूल से ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ से CH2 फिर CH, इस टाइप से जाता जाएगा। ध्यान से देखिए आपके पास में ये दोनों सारे फ्री रेडिकल बना दो, जितने भी डबल बॉन्ड है सबकी जगह फ्री रेडिकल बना दो, तो बन गया। बीच वाले फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ दो, टर्मिनल वाले को एज इट इज रहने दो, ठीक है, वो भी कर दिया। इसमें तो दोनों ही क्या हमारे पास में बाहर के हैं, ये तो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। तो अब इसका वाला इसके एंड के साथ में जोड़ दिया, फिर ये जो बचा ये वाला इसके अगले यूनिट के साथ में जुड़ जाएगा, फिर इसका वाला अगला इसके साथ में जुड़ जाएगा, और इस हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये ब्यूना S हो गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में नाइट्राइल रबर होता है जिसको ब्यूना N भी कहते हैं हम। तो देखिए अगले टाइप का आपके पास में ब्यूना N रबर, थर्ड है ब्यूना N। ब्यूना N में कुछ नहीं है, बस बेसिकली आपके पास में इस बार हमने क्या किया है कि जो स्टायरीन है उसकी जगह एक्राइलो नाइट्राइल ऐड कर दिया है। तो इसके अगर मोनोमर की बात करें, मोनोमर जो हैं, तो मोनोमर देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 नहीं, इस बार आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हमने CN जोड़ दिया है, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप जोड़ दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ठीक है। और अब ये देखिए आपस में क्या होगा, फिर वापस वही काम करना है, सभी फ्री रेडिकल्स को डबल बॉन्ड को तोड़ दो, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ वाला CH2 इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ गया, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना देंगे, इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो जाएगा CH2, ठीक है। यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ गया है ये CN, ये फ्री रेडिकल दूसरे इस मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाएगा, इस फ्री रेडिकल जो यहाँ पर जनरेट होगा, और यहाँ वाला नेक्स्ट इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, और ऐसे करके आपके पास में पॉलीमराइज होके NN मॉलिक्यूल बनाएंगे ब्यूना N रबर। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर बेसिकली दो टाइप्स से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट है आपके पास में नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MN से भी, M बार N नंबर के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? लेट से आपके पास में N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिसका मास है M1 मोलर मास, आपके पास में N2 मॉलिक्यूल्स है जिनका मोलर मास है M2 एंड सो ऑन। तो आपके पास में एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? सिंपली है कि आपके पास में N1 जितने हैं प्लस M1 इंटू M1 प्लस N2 M2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो एवरेज नंबर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर NI/MI अपॉन समेशन ऑफ NI। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास में टाइप होता है, वो सेकंड जो है उसे हम कहते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।
तो वेट एवरेज मोलिकुलर मास। मैं कह देता हूँ आपके पास में ऐसे सब्सटेंस जिनका मोलिकुलर मास m1 है, ठीक है, जिनका मोलिकुलर मास क्या है m1, उनका मान लो आपके पास में m1 ऐसे मान लो कि पाँच स्पीसीज है जिनका मोलिकुलर मास m1 है, तो उन 5 स्पीसीज का सबका सम करेंगे तो हमारे पास में वेट जो आ गया W1 हो गया, ठीक है। अब बेसिकली W1 देखिए, अगर आपके पास में W1 है क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ दैट स्पीसीज, हमारे पास में लेट से 5 मॉलिक्यूल हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 है N1 इंटू हर एक का मास M1 मोलिकुलर मास। हमारे पास में देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लेट से 5 AMU या 10 AMU ले लेता हूँ कि 10 AMU मोलिकुलर मास वाली 5 स्पीसीज हैं, तो पूरा टोटल मास कितना हो जाएगा, 50 मास होगा। 50 कैसे हुआ, 5 तो स्पीसीज है, हर एक का मोलिकुलर मास 10 है, तो W1 क्या हुआ N1 इंटू M1 बेसिकली। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर मास M2 है, वो स्पीसीज उन सब का वेट हम जब कैलकुलेट करते हैं तो W2 आता है, ठीक है। W2 बेसिकली क्या है, N2 इंटू M2। कैसे कि आपके पास में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलिकुलर मास M2 है, ठीक है, लेट से आपके पास में 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलिकुलर मास M2 है, तो उन 6 का मास कितना हो जाएगा, N2 इंटू M2। तो वेट एवरेज मोलिकुलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास में देखिए बेसिकली हो गया, सम हमने कर दिया है यहाँ पर, क्या करेंगे W1 इंटू M1 प्लस W2 इंटू M2 प्लस सो ऑन, अपॉन में आपके पास में हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन। यहाँ पर हमने किया, जब इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं हम, W1 को लिख सकते हैं हम N1, यहाँ M1 इंटू M1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस N2 इंटू M2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, आपके पास है W1 प्लस W2 प्लस W3। हमने क्या किया है कि बेसिकली कुछ नहीं, W1 की वैल्यू N1 M1 रख दी, तो N1 M1 इंटू M1, तो N1 M1 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है, तो आपके पास में बेसिकली मोलिकुलर वेट आ गया है वो समेसन ऑफ Ni Mi का स्क्वायर अपॉन समेसन ऑफ आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर Mi, ठीक है, Mi को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ni Mi, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड जो आता है वो आता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, ठीक है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। और ये पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स जो है बेसिकली ये रेशियो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलिकुलर मास टू द नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, तो PDI बेसिकली क्या हो गया है हमारे पास में, वेट एवरेज मोलिकुलर मास मैंने ये लिख दिया डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, इनका रेशियो हो गया हमारे पास में PDI। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। आपके पास में यहाँ पर हो गया पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलिकुलर मास टू दी नंबर एवरेज मोलिकुलर मास। क्लियर है, अच्छा। अब हम बात करते हैं, तो देखिए बहुत ही यूजफुल है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से कि फॉर नेचुरल पॉलीमर्स जो आपके पास में PDI है उसकी वैल्यू 1 आती है, एंड फॉर सिंथेटिक पॉलीमर्स इट्स वैल्यू आती है PDI इज ग्रेटर देन 1। तो काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेचुरल पॉलीमर्स के लिए हमारे पास में PDI की वैल्यू आती है 1, और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं उनके लिए वैल्यू आती है हमारे पास में ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स।
और नाम से ही पता चल रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब ये हो गया जो डिग्रेड किए जा सकते हैं एनवायरनमेंट में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगस, इन द्वारा हम क्या कर सके, जिन्हें डिसइंटीग्रेट कर सके, दैट कैन बी डिग्रेडेड। तो पॉलीमर्स दैट कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन ए सुटेबल पीरियड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मिलियन ऑफ ईयर्स लग रहे हैं उसके लिए, 10 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस टाइप के ईयर्स लग रहे हो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हो विच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ध्यान में रखना विद इन ए सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि मिलियन ऑफ टाइम में हो रहा है, सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मिलियन ईयर्स में हो रहा है, एक इस टाइप का केस नहीं होना चाहिए। इसके पास में अब बात करते हैं आपके पास में एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है PH, आपके पास में BV, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को, फिर पॉली हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। ब्यूटाइरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये फिर आगे आपके पास में फिर पॉली हाइड्रोक्सी कॉमन है, इसलिए वापस PH को नहीं लिखते, डायरेक्ट फिर वेलरेट ही हम लिख देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आपके पास में देखिए इसका जो फॉर्मूला हो गया है वो क्या होता है, जो ब्यूटाइरेट का फॉर्मूला है हम वो ब्यूटाइरेट का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये बेसिकली बनता है आपके पास में ब्यूटायरिक एसिड से। क्या होता है आपके पास में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, बेसिकली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरा जो वेलरेट वाला पोर्शन आता है वो आता है आपके पास में 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से आता है, ठीक है। जब ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे n मॉलिक्यूल इसके, ठीक है, पॉलीमराइज होके आपके पास में बनेगा, क्या बनता है, तो इसमें सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो ऐड कर रहा था मैं, तो हाइड्रोक्सी था, यहाँ पर मैंने गलती से CH3 वाला पोर्शन ऐड कर दिया था। तो आपके पास में ये OH वाले हैं। अब ये दोनों ऐड होंगे तो देखिए इसका ऑक्सीजन इधर लाइए सबसे पहले, ठीक है, ले आए। इस कार्बन के साथ में CH, इसके साथ में CH3 है, फिर दूसरा वाला CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड, इसका OH चला जाएगा इसके H के साथ में, तो बेसिकली इसका H बच रहा है यहाँ पर, और इसके साथ में CH है, फिर नीचे CH2, CH3 जुड़ रहा है ये वाला पोर्शन, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। इनको रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास में क्या बन गया, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स इसके PGA, सेकंड जो एग्जांपल्स है PGA। अब PGA की फुल फॉर्म है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। आपके पास में पॉलीग्लाइकोलिक एसिड में क्या हो गया है कि N मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे किसके, CH2OH C डबल OH के, और ये कैसे जुड़ेंगे, यहाँ से देखिए इसका H जाएगा तो आपके पास में ऑक्सीजन बचा, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका OH चला जाएगा और इससे N बन जाएगा। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल्स हो गया है, ठीक है। आपके पास में सेकंड एग्जाम्पल्स हो गया। थर्ड एग्जाम्पल इसका जो होता है वो है PLA। तो PLA हो गया पॉलीलैक्टिक एसिड, और पॉलीलैक्टिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में लैक्टिक एसिड का, कि ये CH है, इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ब्रांच भी आ गई इस पर, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड OH है। ऐसे N मॉलिक्यूल्स आपस में जाएंगे पॉलीमराइजेशन में, वापस अगेन इसका H जाएगा, ऑक्सीजन CH, यहाँ पर CH3 एज इट इज़, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और इसका OH चला जाएगा, और ऐसे N मॉलिक्यूल्स आपस में रिपीट होते जाएंगे।
देखो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं, तो सारे के सारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल भी हो गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास में एग्जाम्पल है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 से। नेक्स्ट आपके पास में एग्जाम्पल्स कौन सा है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ठीक है। और नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 में जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके पास में एक होता है ग्लाइसिन, NH2, ग्लाइसिन का फॉर्मूला CH2COOH। याद होगा आपको, सिर्फ ग्लाइसिन ही ऐसा एमिनो एसिड्स है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। प्लस ये एमिनो कैप्रोइक एसिड से ऐड होता है। एमिनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया आपके पास में NH2CH2 5 है और COOH। एक एमिनो जुड़ा हुआ है इसलिए एमिनो लग गया, एमिनो। और ये कैप्रोइक एसिड इसका कॉमन नेम है, कैप्रोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पर ये है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। दोनों के N मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, N इसके और बनेगा, देखिए इस NH2 का H चला जाएगा तो NH, यहाँ पर CH2, यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसका OH और इसका H चला जाएगा तो आपके पास में NH बन गया। यहाँ पर CH2 5 आ जाएगा, इस C डबल बॉन्ड O चला जाएगा, इसका OH नेक्स्ट वाले इस मॉलिक्यूल के H से रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास में ये रिपीट होती जाएगी यूनिट। इसी का नाम है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। नाइलॉन वाले में ये एक चीज़ है कि ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है और यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है, तो ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। थैंक यू।